हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी फतेह एमपीपीएससी 2023 का बैच चल रहा था एकदम फ्री, कैसा एकदम फ्री बैच जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम एमपीपीएससी 2023 का पूरा प्री का सिलेबस फ्री में कवर करने वाले हैं, जिसकी आपको डेली 2 क्लासेस मिल जाती हैं। अभी 1-2 दिन से आपको यूनिट 7 की क्लास नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एक साथ आपको सारी क्लासेस जो रह गई हैं पीछे की वो प्रोवाइड करा दूंगी, और उसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसकी लिंक हमने आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रखी है। ठीक है, तो जो हमारी क्लासेस चल रही थी एमपीपीएससी प्री, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं, उसमें हमने आज हम जो पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ये मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास की तीसरी क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं, और जो हमारा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास था, इसकी भी हमने 4 क्लास पहले से ले रखी हैं, मतलब आपको पढ़ा दिया है। तो आप वो क्लास जाकर देख लीजिए और अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि हमने उसमें बहुत डिटेल से आपके जितने क्वेश्चन मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आप जाकर उन क्लासेस को प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गोंडवाना रियासत को, और गोंडवाना रियासत में हम क्या देखेंगे, गढ़मंडला रियासत को, देवगढ़ रियासत को, खरेला रियासत को। इसमें हम पढ़ेंगे इसके कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं, कहाँ पर किसने शासन किया है, इनकी स्थापत्य कला मतलब स्थापत्य में जो इन्हें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वो, इनके दरबारी कौन थे, इनकी रचनाएं कौन थी, किस स्थान से संबंधित है, हम आपकी आज की क्लास में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, और अब हम पढ़ लेते हैं गढ़मंडला रियासत के बारे में। एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं गढ़मंडला रियासत के बारे में। तो जो हमारी गढ़मंडला रियासत थी, इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन हैं। गढ़मंडला रियासत है, उसके संस्थापक कौन हैं, तो उसके संस्थापक कौन थे आपको याद रखना है, यादव राय को माना जाता है। किसको? यादव राय को आपकी गढ़मंडला रियासत का संस्थापक माना जाता है। अब इसके जो प्रमुख शासक हुए, प्रमुख शासक वो कौन थे, तो सबसे प्रमुख शासक, सबसे प्रतापी राजा इसके कौन हुए, संग्राम शाह हुए। कौन? संग्राम शाह हुए। इन्हीं को गढ़मंडला रियासत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए वास्तविक संस्थापक कौन है आपकी गढ़मंडला रियासत का, तो आप बता सकते हैं संग्राम शाह हैं। कौन है? संग्राम शाह हैं। लेकिन अगर संग्राम शाह का नाम नहीं रहता है, यादव राय का नाम रहता है, तब आप किस पर क्लिक करोगे? यादव राय पर। और इसके साथ में एक चीज़ और आपकी क्लियर कर दूं, अगर उसमें वास्तविक संस्थापक लिखा नहीं आता है और साथ ही साथ आपके ऑप्शन में यादव राय रहते हैं और संग्राम शाह रहते हैं, और उसमें सिर्फ लिखा आता है गढ़मंडला रियासत का संस्थापक कौन था, तब आपको यादव राय पर टिक करना है। किस पर? यादव राय पर टिक करना है। क्लियर हो गया? अब हम देख लेते हैं संग्राम शाह से रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। संग्राम शाह से रिलेटेड तो हमने देख लिया ये वास्तविक संस्थापक थे। इनका एक्चुअल नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? आमहरदास था। क्या? आमहरदास। आमहरदास किसका वास्तविक नाम था आपको याद रखना है, संग्राम शाह का वास्तविक नाम था। इसके अतिरिक्त सिक्के, इनके जो सिक्के मिले इस काल के, गोंडवाना रियासत के जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर इनका जो
उपाधि है, इन्हें क्या बताया गया है, सिक्कों पर जो उपाधि है इनकी वो क्या है, वो है पुलत्स्य वंशी। क्या, पुलत्स्य वंशी। इनको पुलत्स्य वंशी बताया गया है। जो इनके सिक्के प्राप्त हुए उन सिक्कों पर इनको उपाधि दी गई है पुलत्स्य वंशी, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इनके 2 पुत्र होते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक का नाम रहता है दलपति शाह और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है चंद्र शाह। क्या है, एक नाम है दलपत शाह, दूसरा नाम क्या है, चंद्र शाह। अब इन्होंने निर्माण किस चीज़ का करा है, अपने स्थापत्य में योगदान जो इन्हें दिया वो क्या दिया वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने बाजना मठ का निर्माण करवाया। किसका, बाजना मठ का निर्माण कराया, जो आपके कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। हम एक साथ 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं। बाजना मठ कहाँ है, जबलपुर में है। किसने निर्माण करवाया, संग्राम शाह ने निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण करवाया, सिंगौरगढ़ किले का ये निर्माण करवाते हैं। इसके अतिरिक्त चौरागढ़ के किले का निर्माण करवाते हैं। किसके, चौरागढ़ किले का ये निर्माण करवाते हैं। जो सिंगौरगढ़ का दुर्ग है या किला है ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। जो चौरागढ़ किला है ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपना साहित्य में भी योगदान दिया। किसमें, इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्य में योगदान दिया। एक और रह गया स्थापत्य में, तो क्या है, जो संग्राम शाह झील है, संग्राम सागर झील, उसका ये निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर, तो उसका निर्माण करवाते हैं ये जबलपुर में। जबलपुर में ये 2 चीज़ों का निर्माण करवाती हैं। एक है आपका संग्राम सागर झील, दूसरा आपका बाजना मठ। ये इसका निर्माण ही करवाते हैं। सिंगौरगढ़ दुर्ग का ही निर्माण करवाते हैं जो आपके मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त चौरागढ़ किले का निर्माण करवाते हैं जो आपके नरसिंहपुर जिले में स्थित है। अब इसके अतिरिक्त हम देख लें इनने अपना साहित्य में क्या योगदान दिया। साहित्यिक योगदान इनका क्या रहा, तो साहित्यिक योगदान, इन्हें संस्कृत भाषा का विद्वान माना जाता था। संस्कृत भाषा के क्या थे, विद्वान थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इन्होंने जो आपका रस है रतनमाला रस की ये रचना करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें साहित्य क्षेत्र में हम देख रहे हैं तो इनके जो प्रमुख दरबारी थे, कौन प्रमुख दरबारी, तो आपको याद रखना है दामोदर ठाकुर थे। कौन, दामोदर ठाकुर। दामोदर ठाकुर किसके प्रमुख दरबारी कवि थे, तो आपको याद रखना है संग्राम शाह के थे। किसके, संग्राम शाह के थे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो ऐसा माना जाता है इनके रूप, मतलब विशेष या इम्पोर्टेंट फैक्ट एक देख लें तो जो गणेश नृपवर्णम है उस किसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना आपको याद रखना है रूपनाथ ने की। किसने, रूपनाथ ने इसकी रचना की। इसके द्वारा या इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब संग्राम शाह शासन करते थे तब इनकी रियासत में 52 गढ़ शामिल थे। कितने, 52 गढ़ शामिल थे जब ये अपना शासन करते थे, इनके शासन के टाइम पे, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं इनके उत्तराधिकारी जो दलपत शाह हुए, जो इनके पुत्र थे। कौन थे, इनके पुत्र थे दलपत शाह। अब हम उनके बारे में देखें तो जो आपके दलपत शाह थे, जो आपके संग्राम शाह के उत्तराधिकारी हुए। किसके, संग्राम शाह के उत्तराधिकारी थे। इन्हीं के ये क्या थे, पुत्र थे। इनके पुत्र थे ये। ठीक है, आपको याद रखना है क्या थे, पुत्र थे। ठीक है। और कौन कौन से बड़े पुत्र थे, यानी इनके ये ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन, ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके बाद ये राजगद्दी पर बैठते हैं, आपको याद रखना है। अब इनके विवाह देखें हम तो इनका विवाह होता है 1543 ईस्वी में। किसके साथ होता है, रानी दुर्गावती
जिन्हें इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष माना गया है। ठीक है, रानी दुर्गावती ये कौन थी? तो ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। कौन? चंदेल वंश की राजकुमारी थी। महोबा में जो चंदेल वंश था उसकी ये राजकुमारी थी। चंदेल वंश के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमारे एग्जाम में, हम उन सबको पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप प्लीज़ जाकर उन क्लासेस को देख लीजिए। चंदेल वंश की राजकुमारी रानी दुर्गावती थी, जिनके साथ इनका 1543 ईस्वी में विवाह होता है। ये बात आपको याद रखनी। अब इनके दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे तो वो कौन थे? प्रमुख विद्वान, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज की ही क्लास में पढ़ेंगे और इसलिए आपको पूरी क्लास देखनी है। प्रमुख विद्वान इनके कौन थे? तो मेघ, कौन? मेघ और दामोदर ठाकुर इनके प्रमुख विद्वान थे। दामोदर ठाकुर जो हैं ये आपके संग्राम साय के दरबारी भी थे। संग्राम साय के भी दरबारी थे आपके कौन? दामोदर ठाकुर, और इनके टाइम पर भी थे दामोदर ठाकुर। अब इसके अतिरिक्त और क्वेश्चन क्या बनते हैं? इसके अतिरिक्त क्वेश्चन बनते हैं इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु के बाद, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो इनकी महारानी थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो थी, ये सिंहासन पर बैठती हैं। ये सिंहासन पर बैठती हैं। इनके जो नाबालिग पुत्र थे, कौन? नाबालिग जो पुत्र थे, ठीक है, नाबालिग पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण। वीर नारायण, इनके नाबालिग पुत्र वीर नारायण की तरफ से ये शासन करती थी रानी दुर्गावती, और इनके बाद बैठती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। किसके बारे में? रानी दुर्गावती के बारे में हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो जो रानी दुर्गावती थी, जिन्हें इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष माना गया है, उन्हीं के बराबर इन्हें माना गया है। ये बहुत साहसी और पराक्रमी योद्धा थी। इन्होंने जो मुग़ल थे, मुग़ल में अकबर थे, अकबर का जो सेनापति था आशफ खां, उनसे ये युद्ध करती हैं। और जब इन्हें लगता है कि अब मैं बहुत पराक्रमी थी ये, और इन्हें बहुत ही साहस के साथ युद्ध उनसे किया था, और जब इन्हें लगता है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से ज़्यादा बेहतर इन्हें अपनी बलिदान, यानी ये अपनी जो कृपाण होती है इनकी, उससे आत्मघाती हमला करके अपनी जान गंवा देती हैं। लेकिन इन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। ठीक है, किसके सामने? मुगलों के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेके। इसीलिए इनको रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष बताया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती हम बता ही चुके हैं आपको, ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। चंदेल वंश की राजकुमारी थी ये। ठीक है, अब इसके बाद ये चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी हुई दलपत शाह की पत्नी थी। ये भी आपको पता है। इन्होंने जो दमोह का सिंह, जो दमोह में जो सिंगौरगढ़ का किला है, जिसका निर्माण आपके संग्राम शाह ने करवाया था। संग्राम शाह ने करवाया था जो सिंगौरगढ़ किला था। ठीक है, सिंगौरगढ़ दुर्ग को ये क्या करती हैं? सिंगौरगढ़ दुर्ग को विजित कर लेती हैं, सिंह पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। ये जो सिंगौरगढ़ किला था, जो किसी और के हाथ में था, उस पर ये क्या कर लेती हैं? विजय प्राप्त कर लेती हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या करती हैं? जो आपके मांडू के शासक थे, जिनके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कौन? बाज बहादुर। बाज बहादुर के साथ ये युद्ध करती हैं, जिसको ये पराजित कर देती हैं। किसको? ये पराजित कर देती हैं। अब इनके दरबारी कौन थे? इनके दरबारी थे पद्मनाभ। कौन? पद्मनाभ इनके दरबारी हुए। पद्मनाभ भट्टाचार्य और महेश ठाकुर। कौन?
महेश ठाकुर इनके दरबारी थे। अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शालीवाहन, यानी जो आपके चंदेल वंश के राजा थे शालीवाहन की ये पुत्री थी। इनके क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। हाथी का इनके क्या नाम था? तो हाथी का नाम आपको याद रखना है शर्मन। हाथी का नाम था, क्या था? शर्मन इनके हाथी का नाम था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब ये 1564 में, कब? 1564 में अभी अकबर के द्वारा जो हमला किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, उसमें ये डटकर मुकाबला करती हैं। किसका? मुगलों का। जो मुगलों का सेनापति कौन है? आशफ खां। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। और जब इन्हें लगता है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे तो ये स्वयं की कटार से अपने ऊपर आत्मघाती हमला करती हैं और ये क्या होती हैं? शहीद हो जाती हैं। ठीक है। अब इसके साथ अब जो ये अकबर जो अभियान हुआ था, अकबर की तरफ से जो आक्रमण हुआ था, जिसमें इन्हें वीरता के साथ युद्ध किया, उसमें इनका साथ कौन देता है? तो इनका साथ कौन देता है आपको याद रखना है, खरचली इनका साथ देती हैं। और जो महारक ब्राह्मण था, एक महारक ब्राह्मण, वो इनका साथ देता है। साथ ही साथ इनका एक साथ और कौन देता है? कल्याण बघिला इनका साथ देती हैं। रानी दुर्गावती का जो अकबर के साथ युद्ध होता है, अकबर जब आक्रमण कर देता है, कब कर देता है? 1564 में। तब इनका साथ कौन देता है? तो खरचली देती है, महारक ब्राह्मण देता है और कल्याण बघेल इनका साथ देता है। आपको याद रखना है। अब इसके बाद जब ये शहीद हो जाती हैं, जिस स्थान पर ये शहीद हो जाती हैं, वहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है। क्या बनाई गई है? समाधि। और कहाँ पर बनाई गई है? बरेला ग्राम में। क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं बरेला ग्राम में, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? जब ये युद्ध हो जाता है, अब ये तो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, तो इनकी जो बहन रहती हैं, कौन? इनकी बहन होती हैं कमलावती को मुगल सेना के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? मुगल सेना के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अब एक बात और आपको इधर याद रखनी है, जो समाधि है, समाधि का लोकार्पण किसने किया था? तो उस टाइम पे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कौन थे उस टाइम पे मुख्यमंत्री? तो आपको याद रखना है द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा अनावरण किया जाता है। द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा इनकी समाधि जो बनती है, उसका अनावरण किया जाता है। आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो गौड़ राज्य है, ये तो अब वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो मुगल रहते हैं, जो मुगल सेना रहती है, मुगल जो अकबर है, अकबर गौड़ राज्य किसके हवाले कर देता है? किसको सौंप देता है? तो आपको याद रखना है कादिर खां और आशफ खां, जिसने रानी दुर्गावती के साथ युद्ध किया था, उनको ये गौड़ राज्य सौंप देता है। कौन? अकबर। अब इतिहास में, जैसा कि हमने आपको बताया था, इतिहास में इन्हें रानी लक्ष्मीबाई के समकालीन बताया गया है। साथ ही साथ इन्हें फ्रांस की जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की वह कौन सी शासिका हैं जिन्हें फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? तो आपको याद रखना है वो कौन थी? हमारी रानी दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती थी। अब हम पढ़ लेते हैं जो संग्राम शाह के द्वितीय पुत्र थे चंद्रशाह, उनके बारे में। किसके बारे में? चंद्रशाह के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो जो चंद्रशाह थी,
ये आपके संग्राम साय के पुत्र थे। कौन से? छोटे पुत्र थे, दलपत साय के भाई थे। उनके बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो 10 गढ़ थे गौड़ राज्य के, उनको इनने मुगलों को सौंप दिया था। मुगलों को सौंपा और फिर से गद्दी पर ये बैठ गए। ठीक है, गद्दी पर ये क्या हो गए, बैठ गए। इनने फिर से गौड़ राज्य की आगे बढ़ाया। इसके बाद इन्होंने 1576 तक शासन करते, उसके बाद ही 1576 तक शासन कर लेते हैं। उसके बाद इनकी हत्या हो जाती है, एक ख़त्म हो जाते हैं। तो इनके छोटे पुत्र, यानी जो इनकी हत्या भी कौन करता है, इनकी हत्या इनका छोटा ही पुत्र जो मधुकर शाह होता है, वो इनकी हत्या करके राजगद्दी हड़प लेता है, राजगद्दी को छीन लेता है और फिर शासन करता है। अब मधुकर शाह के बाद इनके जो बेटे आते हैं, तो इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए, वो प्रेम साय हुए। कौन? प्रेम साय हुए। और जो प्रेम साय हुए, इन्होंने 40 वर्षों तक गौड़ राज्य पर शासन किया, आपको याद रखना है। और इन्होंने, जो आपके प्रेम साय थे, इन्होंने राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? गढ़ा में करवाया। गढ़ा मंडला में ये राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। राधा कृष्ण किसके प्रतीक हैं? प्रेम के प्रतीक हैं। और इससे आपको याद रखना है, राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? प्रेम साय करवाते हैं, जो कि मधुकर साय के उत्तराधिकारी हुए। जो मधुकर साय थे, उन्होंने अपने ही पिता चंद्र साय की हत्या की और फिर उसके बाद राजगद्दी को हड़प लिया और उस पर बैठ गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या करवाया था? प्रेम साय ने क्या करवाया था? जो संस्कृत पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला कहाँ पर? आपकी गढ़ा में, मंडला में, उसका इन्होंने निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद प्रेम साय के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, कौन इनके अतिरिक्त शासक हुए? तो वो थे हृदय शाह। कौन थे? हृदय शाह हुए। हृदय शाह किसके? प्रेम साय के उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो इन्होंने अपनी राजधानी रामनगर बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी रामनगर बनाई। और हृदयनगर, क्या? हृदयनगर जो कि आपके मंडला जिले में स्थित है, उसकी इन्होंने क्या की? स्थापना की। उसकी इन्होंने स्थापना की। अब इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया? इसके अतिरिक्त इन्होंने जो मोती महल है, कहाँ पर? मोती महल कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। और जो आपका मोती महल है, ये मध्य प्रदेश से जो नदी निकलती है, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी, मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली नदी, जिसके बारे में हम नदियों की सीरीज में पढ़ेंगे, उसके किनारे स्थित है आपका मोती महल, आपको याद रखना है। और ये हृदय शाह थे, जो ये संगीतकार थे। कैसे थे? ये संगीतकार थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने किसकी रचना की? तो जो आपके हृदय शाह थे, इन्होंने हृदय कौतुक की रचना की। किसकी? हृदय कौतुक की रचना की। हृदय शाह से आपको याद रखना है, हृदय कौतुक की रचना किसने की? हृदय शाह ने की। इसके अतिरिक्त इन्होंने हृदय प्रकाश की रचना की। किसकी? हृदय प्रकाश की रचना की। अब इनकी जो उपपत्नी थी कौन? इनकी उपपत्नी का नाम क्या था? चिमनी बेगम। चिमनी बेगम इनकी उपपत्नी थी, जिसके लिए इन्होंने बेगम महल का निर्माण करवाया। तो आपको याद रखना है, बेगम महल का निर्माण किसने करवाया? हृदय शाह ने करवाया। और कहाँ पर करवाया? तो मंडला में करवाया। कहाँ पर? मंडला में करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने रानी महल का भी निर्माण करवाया, वो भी कहाँ पर? मंडला जिले में करवाया। मंडला जिले में भी कहाँ पर? तो रामनगर में जो इनकी राजधानी थी, वहाँ पर इन्होंने निर्माण करवाया। अब इनके भी 2 पुत्र होते हैं। इनके कितने? इनके भी 2 पुत्र होते हैं। कौन? छत्रशाह और हरि सिंह इनके 2 पुत्र हुए। छत्रशाह और हरि सिंह इनके 2 पुत्र हुए। अब छत्रशाह के बारे में देखा जाए तो इन्होंने 13 वर्षों तक शासन किया। 13 वर्षों तक इन्होंने जो इनका गोंडवाना राज्य रहा, उस पर इन्होंने शासन किया। इसके अतिरिक्त जो हरि सिंह थे, हरि सिंह के पुत्र हुए पहाड़ सिंह। कौन? हरि सिंह के पुत्र होते हैं आपके पहाड़ सिंह, जो
क्या करते हैं, औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने वाला गोंडवाना राज्य का कौन सा शासक था, तो आप बता सकते हैं पहाड़ सिंह था, जो कि आपकी हरि सिंह का पुत्र था, जो आपके हृदय साय के पुत्र थे, आपको याद रखना है। अब इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं, तो इनके उत्तराधिकारी होते हैं नरेंद्र शाह। कौन होते हैं, नरेंद्र शाह होते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम नरेंद्र शाह के बारे में अगर देखें, नरेंद्र शाह के बारे में हम देखें तो ये क्या करते हैं, ये जो मुग़ल सेना होती है, मुग़ल सेना से परेशान होकर जो आपके नरेंद्र शाह होते हैं, ये अग्नि समाधि जो है वो ले लेते हैं, ये अग्नि समाधि ले लेते हैं। सॉरी, मुग़लों के से परेशान होकर नहीं, मराठों से परेशान होकर, मराठों से, या जो क्या होता है, इनका मराठों के साथ युद्ध होता है कब, 1741 में। नरेंद्र शाह के बारे में हम थोड़ी सा देखें तो 1741 में मराठों के द्वारा इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया जाता है, मराठों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। और इसके बाद इनके आक्रमणों से परेशान होकर अग्नि समाधि ले लेते हैं, अग्नि समाधि ले लेते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मालवा की जो मराठा थे, मराठा के में ये हार जाते हैं, तो इसकी हार से ये दुखी होते हैं और ये क्या करते हैं, अग्नि समाधि ले लेते हैं, आपको याद रखना है। अब इसके बाद इनके जो पुत्र होते हैं, कौन होते हैं इनके पुत्र, महाराज शाह, ये शासक बनते हैं, जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, किसके, नरेंद्र शाह के। एक क्वेश्चन और आपको इधर याद रखना है, जो मराठाओं का आक्रमण हुआ था उसमें उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बालाजी बाजीराव ने, बालाजी बाजीराव के द्वारा आक्रमण हुआ था, जिनसे ये हार जाते हैं और अग्नि समाधि ले लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जो इनके उत्तराधिकारी हुए महाराज शाह के, महाराज शाह के उत्तराधिकारी कौन हुए, निजाम शाह। कौन, निजाम शाह, जो कि शिवराज शाह के भाई थे, शाह के भाई थे। इनके दरबार में एक कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे इनके दरबार में, कौन, लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी प्रसाद मिश्र। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए लक्ष्मी प्रसाद मिश्र किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो आप बता सकते हैं निजाम शाह के दरबार में थे। किसके, निजाम शाह के दरबार में थे, जिन्होंने जो आपका गजेंद्र मोक्ष है, गजेंद्र मोक्ष काव्य है, इसकी रचना की। फिर इनका भतीजा होता है, किनका, निजाम शाह का भतीजा होता है, कौन, नरसिंह शाह, वो इनका उत्तराधिकारी बनता है। और ये क्या करता है, तेजगढ़ दमोह में मराठों के साथ इसका युद्ध होता है, जिसमें ये हार जाते हैं और उसके बाद मराठों का शासन शुरू हो जाता है आपके गोंडवाना राज्य में। इसके अतिरिक्त हम एक क्वेश्चन और देख लें, जो आपका जो क्वेश्चन बन जाता है, जो पचमढ़ मंदिर है कहाँ पर, जबलपुर में, पंचमठ जो मंदिर है जबलपुर में, इसका निर्माण कौन करवाते हैं, तो इसका निर्माण करवाते हैं आधार सिंह। कौन, आधार सिंह उसका निर्माण करवाते हैं। अब इसकी अतिरिक्त हम और देखें क्या फैक्ट बन सकते हैं हमारी गोंडवाना रियासत से, तो जो आपके गोंडवाना रियासत में अगर हम देखें, गोंडवाना रियासत की साहित्यिक रचना को, तो कौन कौन सी थी साहित्यिक रचनाएं, कौन कौन सी थी, तो इसमें हम देख लें रचना और साहित्यकार कि किसने रचना की, जो गोंडवाना रियासत के टाइम की साहित्यिक रचनाएं थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें आलोक दर्पण की, आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ,
मैं डेली बोलती हैं, आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। और चिंतामणि, इसके साहित्यकार कौन थे? इसके साहित्यकार कौन थे? तो आपको याद रखना है दामोदर ठाकुर, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक किसके दरबार में थे, आप बताइए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि दामोदर ठाकुर किसके दरबारी थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की पद्मनाथ भट्टाचार्य ने। आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें ये किसके दरबारी थे। इसके अतिरिक्त हम देखें रसमंजरी। क्या? रसमंजरी। तो आपकी रसमंजरी की स्थापना किसने की? भानुदत्त मिश्र ने की। किसने? भानुदत्त मिश्र ने की। इसके अतिरिक्त हम देखें लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, इन्होंने किसकी रचना की? इन्होंने गजेंद्र मोक्ष की रचना की। आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है ये किसके दरबारी थे। आपको दामोदर ठाकुर, पद्मनाथ भट्टाचार्य और गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताना है कि ये किसके दरबारी थे, ठीक है। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित किसके दरबारी थे आपको बताना है। इसके अतिरिक्त हम रचना देखें तो जो आपकी गणेश नृपवर्णम थी, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना रूपनाथ झा ने की। किसने? रूपनाथ झा ने की। इसके बारे में भी आपको बताना है। इसके अतिरिक्त जो आपकी प्रेम दीपिका इसकी रचना किसने की? वीर वाजपेयी ने की। अगर आपने पूरे लेक्चर को अच्छे से देखा है, पूरी क्लास को अच्छे से समझा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जो आपके दामोदर ठाकुर, पद्मनाथ भट्टाचार्य जी थे और लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी थे, और जो आपके जो गणेश नृपवर्णम रूपनाथ झा ने जिसकी रचना की, एक किसके दरबारी थे, आपको इन सब के बारे में हमें बताना है। अब हम देख लेते हैं देवगढ़ रियासत के बारे में। किसके बारे में? देवगढ़ रियासत के बारे में। तो देवगढ़ रियासत के बारे में अगर हम देखें तो इसके प्रमुख शासक कौन रहे? ये दूसरी शाखा थी, ठीक है, देवगढ़ रियासत। तो देवगढ़ रियासत का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये 1580 से 1743 तक रहा। कब? 1580 से 1743। जब आपका जो गढ़मंडला है, गढ़मंडला के कमज़ोर हो जाने पर, गढ़मंडला के अगर थोड़ी सी हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो जो गढ़मंडला का राज्य था वो कमज़ोर हो जाता है। उसके हो जाने पर जो धुरवा गौड़ हैं, वो जो गोंडवाना रियासत है उस पर अपने राज्य का जो कहते हैं उदय का होता है, जिसका नाम क्या है? देवगढ़ रियासत है, ठीक है। गोंड राज्य का उदय होता है जिसका नाम क्या है? देवगढ़ रियासत, ठीक है। इसके पहले जो धुरवा गौड़ थे, धुरवा गौड़ को जो गौली हैं और ग्वाल हैं, गौली और गुहार अहीर लोगों के अधीन था, ऐसा माना जाता है। जो गढ़मंडला कमज़ोर हो जाता है, फिर उसके बाद जो धुरवा गौड़ आते हैं, धुरवा गौड़ राज्य जो आता है इसका उदय होता है। इसके पहले वहाँ पर गौली और ग्वाल अहीर जो थे उनके लोगों का शासन था। तो उनके लोगों में इनके प्रमुख कौन थे? तो धनसूर और रणसूर, जिनकी हत्या कौन करता है? राजा जाटव करते हैं। कौन? राजा जाटव जिनकी हत्या करते हैं और देवगढ़ रियासत की, यानी जो आपका धुरवा गौड़ राज्य है उसकी स्थापना करते हैं, उसका उदय करते हैं। अब हम बात करें जो देवगढ़ रियासत है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार था। तो अगर हम विस्तार देखें देवगढ़ रियासत का, तो विस्तार कहाँ तक था? तो आपको याद रखना है पूरब में वेनगंगा नदी तक, और पश्चिम में अगर हम बात करें, पश्चिम में इनका राज्य था वर्धा नदी तक। कहाँ? वर्धा नदी तक। अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर में छपारा नदी जो थी, कहाँ पर आपकी? छपारा में सिवनी तक। और अगर
उत्तर हो गया आपका। दक्षिण में बात करें, दक्षिण में इनका राज्य चांदा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, ये इनके राज्य का विस्तार था। पूरब में वेनगंगा नदी, पश्चिम में आपकी वर्धा नदी, उत्तर में आपकी छपारण शिवनी और दक्षिण में आपका चांदा महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम इनको वर्तमान में इनका राज्य देखें, वर्तमान मध्य प्रदेश में इनका विस्तार देखें, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, कहाँ पर, छिंदवाड़ा, शिवनी, इसके अतिरिक्त आपका जो बालाघाट, वर्धा व नागपुर तक इनकी सीमा का विस्तार था, आपको याद रखना है। अब हम देवगढ़ रियासत के प्रमुख शासक के बारे में अगर पढ़ें, प्रमुख शासक कौन कौन हुए जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो प्रमुख शासक हुए, प्रमुख शासक कौन हुए, राजा जाटव, जिनका पता हम पहले बता चुके हैं, ये संस्थापक माने जाते हैं देवगढ़ रियासत में, ठीक है। इन्होंने देवगढ़ किले का निर्माण करवाया, देवगढ़ किले का ये निर्माण करवाते हैं, देवगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। और ये गढ़मंडला के जो शासक थे, अगर क्वेश्चन बन जाए, जो गढ़मंडला जिसके बारे में हमने पिछले पूरा पढ़ा है, गढ़मंडला के शासक कौन हुए, प्रेम साय हुए, जिन्होंने राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। ये उनके समकालीन थे। पिछले में हमने गढ़मंडला को पढ़ा, अब हम देवगढ़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनके ये समकालीन थे। अब इनके उत्तराधिकारी होते हैं कोकशाय फर्स्ट। कौन, कोकशाय फर्स्ट। इनके टाइम पे इन्हें हमेशा नशे में चूर रहते थे, इन्हें अपनी रियासत से किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था, ये सिर्फ नशे में चूर रहते थे। जिसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ समय के लिए जो गौड़ राज्य था, गढ़मंडला था, वहाँ पर कौन शासन करने लगता है, मुगलों के अधीन हो जाता है। किसके अधीन, मुगलों के अधीन हो जाता है। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं केसरी शाह। कौन, केसरी शाह, जिन्हें जाटव द्वितीय कहा जाता है। क्या, जाटव द्वितीय कहा जाता है। फिर प्रमुख शासक जो हुए वो कौन हुए, इनके कोकशाह द्वितीय। जो आपके केसरी शाह थे, इनके उत्तराधिकारी होते हैं कोकशाह द्वितीय, जो आपके क्या होते हैं, औरंगजेब को ये लगान देने से मना कर देते हैं और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने वाला जो देवगढ़ रियासत का शासक था वो कौन था, तो आप बता सकते हैं वो था कोकशाह द्वितीय। कौन था, कोकशाह द्वितीय। अब हम देखें जो कोकशाह के उत्तराधिकारी कौन होते हैं, तो कोकशाह के उत्तराधिकारी इनके ही छोटे भाई होते हैं। कौन, दीदार। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो कोकशाह द्वितीय थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, ये अपना धर्म छोड़ देते हैं और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। क्या करते हैं, ये इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। इसके बाद ये अपना नाम भी बदल देते हैं। क्या करते हैं, ये अपना नाम बदल लेते हैं और ये अपने इस्लाम धर्म अपना लिया, इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इनके टाइम पे जो आपका देवगढ़ रियासत थी, क्या, देवगढ़ रियासत, ये इसका नाम भी बदल जाता है, देवगढ़ रियासत का भी नाम बदल जाता है। और देवगढ़ रियासत का औरंगजेब नाम बदलता है और क्या नाम रख देता है, इस्लामगढ़ नाम रख देता है। क्या नाम रख देता है, इस्लामगढ़ नाम रख देता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए औरंगजेब जो रहता है, औरंगजेब किसके शासन के टाइम पे देवगढ़ रियासत का नाम बदल के इस्लामगढ़ कर देता है, तो आपको याद रखना है कोकशाह द्वितीय के शासन काल में औरंगजेब देवगढ़ रियासत का नाम बदल के इस्लामगढ़ कर देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये नाम हो गया। अब इसके बाद जो ये अपना भी नाम बदल लेता है, जैसा कि हमने बताया, तो ये अपना नाम क्या रख लेता है, वक्त बुलंद अपना नाम रख लेता है। तो वक्त बुलंद नाम रखने वाला गणराज्य का शासक कौन हुआ, तो आपको याद रखना है कोकशाह द्वितीय। कौन, कोकशाह द्वितीय। इसके बाद और क्या क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, तो कोकशाह जो द्वितीय था इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी छोटा भाई इसका
जिसका नाम था दीदार या जिसको दीनदार शाह कहा गया है, वो इसका उत्तराधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त इनके बाद इनका उत्तराधिकारी बड़ा भाई कौन था, तो वो था महिपत शाह था। कौन? महिपत शाह था। महिपत शाह था, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन था? महिपत शाह था। अब हम महिपत शाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। महिपत शाह है, महिपत शाह भी क्या करता है? महिपत शाह ये भी ये औरंगजेब से संधि कर लेता है, औरंगजेब से संधि कर लेता है, ठीक है। और औरंगजेब से संधि करने के बाद ये अपना नाम बदल लेता है। सॉरी, उधर जो बता दिया था वो गलत हो गया। जो महिपत शाह अपना नाम बदलता है। और जो आपके कोकशाह द्वितीय सिर्फ औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करता है और इस्लाम का अपना क्या करता है? इस्लाम धर्म अपना लेता है। और उसका नाम क्या हो जाता है? इस्लाम अपनाने के बाद उसका नाम होता है इस्लाम यार खान। उधर नाम बस गलत बता दी। कोकशाह द्वितीय का नाम होता है इस्लाम यार खान। क्या? इस्लाम यार खान। और जो महिपत शाह है उसका नाम होता है बुख्तबंद, ठीक है, बुख्त बुलंद। कोकशाह द्वितीय अपना नाम रख लेता है इस्लाम यार खान। और जो आपका महिपत शाह है वो उस नाम क्या रख लेता है? बुख्त बुलंद रख लेता है, ठीक है। बुख्त बुलंद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हो गई थी, ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम पढ़ लेते हैं चांद सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? चांद सुल्तान के बारे में। चांद सुल्तान क्या करते हैं? ये अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित कर लेते हैं। कौन? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए देवगढ़ से राजधानी नागपुर किसने स्थानांतरित की, तो आप बता सकते हैं चांद सुल्तान ने की। और इस 1743 में वास्तविक अधिकार कर लेता है, ठीक है। वास्तविक अधिकार इस पर कौन कर लेता है? तो रघुजी भोंसले जो मराठा थे, अब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए चांद किसके टाइम पे जो आपकी गणराज्य या देवगढ़ रियासत थी वो पूरी तरह से मराठों के हाथ में चली जाती है, तो रघुजी भोंसले के हाथ में। और किसके शासन के टाइम में? चांद सुल्तान के शासन के टाइम पे। और जो आपका देवगढ़ का गणराज्य वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं खरेला रियासत के बारे में। किसके बारे में? खरेला रियासत के बारे में। खरेला रियासत के बारे में। तो खरेला रियासत को या खरेला को बदनूर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ था? तो इसका विस्तार था मध्य प्रदेश के बैतूल और जो अमरावती है वहाँ पर इनका विस्तार था। खरेला का किला कहाँ है? खरेला का किला ये भी आपके कहाँ पर है? बैतूल ज़िले में है, आपको याद रखना है। और बैतूल ज़िले में है। ये क्या करता है? जब जो आपकी मुग़ल रहते हैं, मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है मेहरादाबाद। खरेला का नाम क्या हो जाता है? मेहरादाबाद हो जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख शासक अगर हम देखें, प्रमुख शासक कौन हुए इसके? तो इसके प्रमुख शासक थे आपके विवेक सिंधु। कौन? विवेक सिंधु। प्रमुख शासक इसके हुए राजा एल। खरेला रियासत के प्रमुख शासक हुए राजा एल और नरसिंह राव। कौन? नरसिंह राव हुए। और जैतपाल हुए। कौन हुए? जैतपाल हुए। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में प्रमुख थे विवेक सिंधु जो मराठी ग्रंथ खरेला राज्य खरेला रियासत थी एक, ऐसा वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो जो विवेक सिंधु थे जिन्होंने मराठी ग्रंथ की एक रचना की उसमें खरेला का वर्णन किया है। प्रमुख शासक हमने देख ही लिए, राजा एल, नरसिंह राव और जैतपाल थे। इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। अब हम एक अदर फैक्ट देख लें जो कि हमारे करंट से भी संबंधित है। वो क्या है? रानी
कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति। रानी कमलापति थी। इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो जो सलकनपुर के राजा थे उनके यहाँ कौन? कृपाल सिंह के घर इनका जन्म होता है। जो इनका विवाह किसके साथ होता है? तो गिन्नौरगढ़ के राजा, जो गिन्नौरगढ़ रियासत है या गिन्नौरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, आपको याद रखना है। तो गिन्नौरगढ़ के रियासत के जो राजा हुए कौन? निजाम शाह, उनके साथ इनका विवाह होता है। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है और ये पुत्र के संरक्षण में जो आपका भोपाल है, भोपाल रियासत रही, उस पर ये शासन करती हैं। इसके बाद जो भोपाल दोस्त मोहम्मद खां जिसने भोपाल रियासत की स्थापना की, भोपाल की स्थापना की, दोस्त मोहम्मद खां के षड्यंत्र के कारण ये जो भोपाल का छोटा तालाब था वहाँ पर जल समाधि ले लेती हैं। अब इसका जो प्रेजेंट यानी करंट से रिलेटेड इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो आपको याद रखना है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है। तो जो जनजातीय गौरव दिवस था 15 नवंबर 2021 को, उस दिन जो आपका भोपाल का, उसके उपलक्ष्य में भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या हो गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया। तो आई होप दोस्तों, जो आज हमने मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, जिसकी ये तीसरी क्लास थी, उसमें हमने गौड़ रियासत को पूरा बहुत अच्छे से कवर किया है। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको भी सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जो फैक्ट आपको यहाँ यानी श्री एकेडमी पर पढ़ाए जाते हैं वो आपको कहीं नहीं मिल सकते। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 बुक से रिलेट करके डाटा आपके पास नहीं आता है। मैं जो 4-5 पब्लिकेशन है आपको कई बार बता चुकी हूँ, उससे लेकर आपको इन्फॉर्मेशन लाती हूँ और आपके लिए नोट्स बनाती हूँ, फिर यहाँ आकर मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए साथ साथ, ठीक है। चलिए अब हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें आपकी जो मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है वो पूरा कवर हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। कल हम बुंदेलखंड रियासत को और बघेलखंड जो रियासत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, वो भी एकदम फ्री माइंड होकर, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।